आज बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य सेकंड के अंतर्गत आदिकाल की विशेषताओं के अंतर्गत पहला व्याख्यान आदिकाल अ, के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। आदिकाल का साहित्य जैसे पिछली बार के आपके पीडीएफ में नोट्स में आपने देखा था कि आदिकाल के अंतर्गत जो साहित्य की उन कृतियों को सम्मिलित किया जाता है जो लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास मिलनी शुरू हो जा रही हैं। वैसे सरहप्पा की कृतियाँ लगभग 7वीं शताब्दी से ही मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन बीच में कृतियाँ उतने रूप में नहीं मिलती। लेकिन 9वीं और 10वीं शताब्दी के बाद से कृतियाँ हमें उपलब्ध होती हैं। इसलिए अधिकांश विद्वान 9वीं से 10वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य के इतिहास में आरंभिक काल के रूप में या आदिकाल के रूप में जानते हैं। आदिकाल के अंतर्गत साहित्य की अनेक कोटियाँ मिलती हैं, अनेक प्रकार मिलते हैं, जैसे कि जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लोक साहित्य और नाथ साहित्य। इनमें से यदि हम देखें तो जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य विशेष रूप से धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कई बार साहित्य आदिकाल के साहित्य को इस रूप में भी देखा जा सकता है, कुछ धार्मिक साहित्य और कुछ लोक साहित्य। तो इस रूप में भी देखें तो धार्मिक साहित्य के बारे में जानना हो तो हमें जानना होगा जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। जैन साहित्य जैन धर्म से संबंधित रहा है। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की शाखा वज्रयान से टूटकर बना है और इसलिए उसमें बहुत कुछ बौद्ध धर्म के या तंत्र मंत्र आदि की विशेषताएं भी मिलती हैं, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। इसी तरह का नाथ साहित्य भी तंत्र और योग क्रिया से संबंधित विद्वानों के द्वारा रचा गया था और जो योग विद्या, हठ योग या अन्य योग की जो शाखाएं हैं उनसे संबंधित तंत्र मंत्र चमत्कार को लेकर और विशेष रूप से शैव परंपरा के रूप में नाथ साहित्य का विकास होता है। तो इस प्रकार ये भी एक धार्मिक साहित्य के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया जा सकता है। और लोक साहित्य का वह रूप है जिसमें कवि लोक जीवन की विशेषताओं को चित्रित करता है। यह लोक में जो जन सामान्य की जो रुचियाँ थी उसको चित्रित करता है। इसके अंतर्गत एक और है जो जिसके कारण आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल कहा जाता है। वो अलग राजसी साहित्य है या वीर गाथा का साहित्य है, जिसमें राजा या राजा से संबंधित राजकुमार, राजकुमारियाँ, रानियों, इनकी वीरता और श्रृंगार की रचनाएं मिलती हैं। तो इस प्रकार आदिकाल में जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और लोक साहित्य की भी चर्चा की जानी चाहिए। यद्यपि आदिकाल में सर्वाधिक चर्चा वीर गाथा साहित्य की होती है। तो आज हम उसके कुछ अन्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम जैन साहित्य के बारे में जानेंगे। जैन साहित्य के अंतर्गत जो कवि आते हैं उनमें महत्वपूर्ण है हेमचंद्र, जिन्होंने प्राकृत व्याकरण की रचना की। इसी प्रकार मेरुतुंग एक महत्वपूर्ण कवि साहित्यकार हैं जो प्रबंध चिंतामणि की रचना करते हैं। इसके अतिरिक्त जैन मतावलंबी कवियों में भी हम मान सकते हैं स्वयंभू और पुष्यदंत को। विशेषकर स्वयंभू और पुष्यदंत का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है आदिकालीन साहित्य में, क्योंकि ये जैन मतावलंबी कवि थे, लेकिन इन्होंने राम यानी राम की कथा को आधार बनाकर ग्रंथ लिखे। इसके अंतर्गत पुराणों की कथाओं के आधारित भी कई ग्रंथ या कई कृतियाँ इनकी मिलती हैं। तो इसलिए पुष्यदंत और स्वयंभू की जो परंपरा है वो आगे चलकर कहीं ना कहीं भक्ति काल में दिखाई पड़ती है। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण कवि हैं स्वयंभू और पुष्यदंत, जिन्होंने राम कथा या महाभारत की कथा या पुराणों की कथा को अपने साहित्य में स्थान दिया है। यद्यपि ये जैन मतावलंबी कवि हैं, लेकिन रामायण और कथा के आदि स्रोत या रामायण और कथा के प्रारंभिक रूप या कथाएं
इनके साहित्य में मिलती हैं। इसके अतिरिक्त जैन कवि में कनकामर मुनि भी महत्वपूर्ण है, जो करकंड चरित्र लिखते हैं। उसी तरह धनपाल कवि महत्वपूर्ण है, जो भविष्यदत्त कथा लिखते हैं। इस प्रकार के जो कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, इन कवियों ने मुक्तक और प्रबंध कथा दोनों को स्थान दिया, यानी स्वतंत्र रूप से कुछ कुछ छंदों में रचनाएं प्रस्तुत की है, तो कुछ कवियों ने पूरी की पूरी एक कथा को प्रस्तुत किया है। लेकिन समग्र रूप से विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि दूहा अर्थात दोहा उस काल का एक लोकप्रिय छंद रहा है। आदिकाल में दूहा नाम से ही दोहा छंद ही था, जिनमें आंशिक रूप से परिवर्तन होता है छंदों में। तो इसलिए दोहा का आरंभिक रूप है और एक लोकप्रिय छंद रहा है। तो अधिकांश रचनाएं देखा जाए तो वह दोहा छंद में मिलती हैं। अगर आदिकाल के हम इन जैन साहित्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो दो तीन चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि जैन साहित्य की जो रचनाएं मिलती हैं वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित की जा सकती हैं। यानी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जैन धर्म से संबंधित कई बिंदुओं को रेखांकित करती हैं, इसलिए हम इन्हें धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी एक और विशेषता दिखती है कि इनमें से कुछ जो कृतियां हैं या उन कृतियों के जो अंश है वो संदिग्ध साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, यानी उनके कुछ अंश प्रामाणिक हैं और कुछ अप्रामाणिक है। इसलिए उनके प्रामाणिकता को लेकर कई बार प्रश्न उठाए जाते हैं कि उनके छंदों की रचना, उनमें भाषा या उनमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको लेकर कुछ संदेह व्यक्त किया जाता है विद्वानों के द्वारा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैन जो साहित्य है उसकी कुछ एक रचनाएं संदिग्ध रचनाएं हैं। इसी प्रकार जैन इन साहित्य की विशेषता यह भी है कि इनमें कर्म कांड का खंडन मिलता है, यानी जो कर्म कांड किए जाते थे धर्म के आधार पर दिखावा किया जाता था, उनका बड़े पैमाने पर खंडन मिलता है और नीति या नैतिकता पर बल मिलता है। यानी इनके इन रचनाओं में, अधिकांश रचनाओं में नीति पर बल दिया गया, यानी नैतिक रूप से जीवन यापन करने, सद्विचारों को अपनाने, अहिंसात्मक जीवन शैली को अपनाने, इन सब बिंदुओं पर ज़्यादा चर्चा मिलती है। इस प्रकार कर्म कांड का खंडन और नीति पर बल इन जन साहित्य की विशेषता है। एक और विशेषता इनमें दिखती है कि ये जो ग्रंथ थे ये बेहद छुपा कर रखे गए थे, यानी गुप्त तरीके से रखे गए थे, क्योंकि इनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती थी धार्मिक मंदिरों में या धार्मिक स्थानों में। इसलिए बाद में इन ग्रंथों का संपादन किया गया, यानी कई ग्रंथ ऐसे थे जो जन सामान्य की पहुंच से दूर थे, इसलिए बाद में उनकी पवित्रता का ध्यान रखते हुए उन ग्रंथों का संपादन किया गया और इसलिए फिर बाद में वो साहित्य के रूप में सम्मिलित किए गए। तो इसलिए जो ग्रंथ रचे गए थे उस रूप में ये आधे अधूरे थे या बिखरे हुए थे। कालांतर में यानी बहुत बाद में इन ग्रंथों का संपादन किया गया। एक और विशेषता दिखाई पड़ती है कि जैन साहित्य में धर्म के आरंभिक स्वरूप की जानकारी मिलती है, यानी आज हम ये जान सकते हैं कि प्रारंभिक रूप में जो जैन साहित्य था या जैन धर्म था वो किस रूप में जन सामान्य में प्रचलित था या किन नियमों को किस रूप में प्रस्तुत करता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जो जैन साहित्य है उस जैन साहित्य में हमें प्राचीन स्वरूप की जानकारी मिलती है, उसकी परंपराओं, उसकी रीति रिवाजों, उसकी पूजा पद्धति, इन सब बिंदुओं की जानकारी इन रचनाओं के माध्यम से मिलती है। और इसीलिए हम कह सकते हैं अंतिम विशेषता में कि इन जैन साहित्य का एक ऐतिहासिक महत्व है। आज भी इतिहास के अध्ययन करने वाले लोग इस जैन साहित्य को लेकर अनेक बिंदुओं की चर्चा करते हैं, यानी इतिहास के हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ इन साहित्य से मिलती हैं। यानी जब साहित्य रचा गया उसमें परंपरा रीति रिवाज के अलावा
उनके रहन-सहन, उन वस्तुओं की जानकारी इन साहित्य से मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो जैन साहित्य है, यानी आदिकालीन साहित्य का जो एक अंश है, उस अंश से हमें एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इसलिए इतिहास की दृष्टि से भी ये बेहद महत्वपूर्ण दृष्टि है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आदिकाल का जो जैन साहित्य है, वो एक ओर धार्मिक साहित्य है, भले ही कुछ अंश संदिग्ध साहित्य हो, लेकिन वह कर्मकांड और नीति पर कर्मकांड का खंडन और नैतिक जीवन का उपदेश देता है, जिनका संपादन कालांतर में किया गया, और धर्म के आरंभिक स्वरूप की जानकारी इन ग्रंथों से हमें मिलती है। और इसीलिए यह इतिहास और शोध के दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिकाल का जो जैन साहित्य है, वो हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंश है, और इसलिए आदिकाल के इस अंश को हमें सहेजने की ज़रूरत है, उन पर शोध करने की आवश्यकता है, और उनको व्याख्यायित करने की आवश्यकता है। अगले अंश में हम आदिकाल के किसी अन्य बिंदु पर विचार करेंगे।